नमस्कार साथियों, बेरोक टॉक की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में सर्वज्ञ मौर्य जी हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं हसदेव अरण्य जंगलों की जो कटाई हो रही है और लगातार वहाँ पर जो वहाँ के मूल निवासी आदिवासी लोग हैं उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। तो नमस्कार सबसे पहले सर्वज्ञ जी। जी, नमस्कार। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो 2010 में लगभग वहाँ कोई कानून बना था जिसमें जंगलों की कटाई और सरकार ने ये चिन्हित किया था कि यहाँ पर कोयला खदानें हैं। लेकिन वो प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं। लेकिन सरकार ने सरकार फिलहाल उनके विषय में चिंता न करते हुए और इस काम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो इससे हम चर्चा करेंगे सर्वज्ञ मौर्य जी से। सर्वज्ञ जी, आपका क्या दृष्टिकोण है इस संबंध में? जी, सबसे पहले सबको नमस्कार। देखिए सौरभ भाई, इसमें ऐसा है कि जो छत्तीसगढ़ का वो इलाका है, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट है सरगुजा करके, तो वहाँ पे जो 40 गाँव के लोग हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई इस अरण्य को, ये इस जंगल को नहीं काटना चाहिए। उसके पीछे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे बोला जाता है ना कि अर्थ का लंग्स जिसे बोला जाता है, अमेज़न की जो जंगल है उसे लंग्स बोला जाता है पृथ्वी का, क्योंकि वहाँ पे इतनी वनस्पतियाँ हैं जिससे कि जो हमारी एक बैलेंस है जो ऑक्सीजन का, उससे होता है। उसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ का लंग्स कह लीजिए, वो जो हसदेव अरण्य है, वो छत्तीसगढ़ का लंग्स है। तो एक इस दृष्टि से मतलब पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है सामाजिक दृष्टि से, कि भाई उसपे लगभग 40 गाँवों के लोगों की जीवन निर्भर करता है। तो ये विरोध का कारण है। दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि अगर सही मायने में अपने प्रकृति की, अपने पर्यावरण की कोई अगर रक्षा किया है, सदियों से या वर्तमान समय में, तो हमारे आदिवासी लोग ही हैं, जो उस जंगलों में निवास करते हैं। वो लोग सही मायने में उसका सदुपयोग भी करते हैं। तो उनका ये विरोध ज़ाहिर है। और इसको लेकर के कोल माइन को लेकर के जो जंगलों का जो सफाया किया जा रहा है, उसको लेकर के उनका जो आमने-सामने आ जाना, टकरार की एक स्थिति पैदा हुई है, प्रतिरोध हो रहा है, तो ये ज़ाहिर है, सही है, होना भी चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि इस जंगल को लेकर के हमारी कुछ संस्थाएँ हैं, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा बनी हुई, जैसे कि एक WII है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने भी इसके बारे में बोला कि भाई ये बहुत ही अनफ्रेगनेटेड फॉरेस्ट है, मतलब ये कह लीजिए कि अभी तक उसको बहुत कम डिस्टर्ब किया गया है, मतलब नेचुरल फॉरेस्ट है जिसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। उसमें बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। अगर उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसका नुकसान हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, स्पीसीज है जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिससे हमारी पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति बनेगी। तो उसको लेकर के WII ने भी चेतावनी दी है। इसकी जो मिनिस्ट्री है वनों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में अपनी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज करके। तो इसी की एक शाखा है जो रिसर्च का काम करती है, ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एसोसिएशन करके एक है इसकी, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस देहरादून है। तो उसने भी इस पे दिया है कि भाई इस जंगल को नहीं काटा जाना चाहिए। ये 2021 में, ये 1 साल पहले रिपोर्ट आई थी। उसके बावजूद भी सरकार उसे खत्म करने के लिए, उसे काट करके कोल माइन में तब्दील करने के लिए विवश है, बेकरार है। तो उसके पीछे का मतलब मकसद नहीं समझ में आ रहा है क्या है। हालाँकि इससे पहले जो फार्मर वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला था कि भई अगर हम कोयला नहीं निकालेंगे, तो आप क्या करोगे? आपको हम कहाँ से बिजली सप्लाई देंगे? जबकि ये कोयला है, राजस्थान गवर्नमेंट के लिए निकाला जा रहा है, उसके लिए बिड किया गया है। तो अब ये चीज़ सोचना है कि क्या वही अंतिम एक सोर्स है? या वर्तमान समय में जो उत्पादन हो रहा है कोयले कोयले का, और जो हमारी ज़रूरत है वर्तमान समय में, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है? इस आंकड़ा को देखना पड़ेगा। तो सही मायने में पता चलेगा कि सरकार क्या वाक़ई ये मंशा है। तो ये बात है। तो सर्वज्ञ जी, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं वो अपने अस्तित्व को लेकर जो है खतरा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा संवर्धन ये जंगल के द्वारा ही होता है।
और हम इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं है, अगर हमें यहाँ से निकाल कर बाहर छोड़ दिया जाएगा, तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ शायद ना वो पनप पाएँ आगे, जो उनकी परंपरा है सांस्कृतिक विरासत की, वो शायद आगे ना बढ़ पाए। तो उसको लेकर आप संस्कृति पे, उन लोगों की संस्कृति और जीवन पे कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है वो एक उसका उत्तर हो सकता है कि उनका जो जीवन है बिल्कुल तरह से तहस-नहस हो जाएगा, उथल-पुथल हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा-सा अगर आप आँकड़ों के देखेंगे, तो वहाँ पे जो है साल के पेड़, टीक के पेड़, महुआ के, हुँ, तेंदू के और तमाम अलग-अलग जड़ी-बूटियाँ वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं। हुँ, जिससे ये होता है कि उनके मतलब प्रति परिवार के हिसाब से देखेंगे, हुँ, तो 60 से 70 हज़ार सालाना उससे उनका रेवेन्यू है, मतलब ऐसे उनका घर में आय का स्रोत है वो। 60 से 70 हज़ार अगर एवरेज लेंगे, तो हुँ, 60 से 70 हज़ार पर मतलब उस 40 गाँवों में पर परिवार को इतना उनसे मुनाफ़ा मिलता है हुँ, और उससे वो उसका वन का कोई नुकसान नहीं करते। हुँ, वो बाई प्रोडक्ट उससे लेते हैं, हुँ, जिससे उनका इतना फ़ायदा होता है। हुँ, तो आप उस चीज़ को, उस सोर्स को ख़त्म कर दोगे, हुँ। तो एक चीज़ बताओ उनका परिवार, उन 40 गाँवों के व्यक्तियों का परिवार कैसे चलेगा? तो इसकी सरकार को तो ज़िम्मेदारी। इससे ये होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति तबाह हो गई। अगर किसी भी व्यवस्था की आर्थिक स्थिति को तबाह कर दी जाए, तो ना उसकी संस्कृति बचती है, ना उनकी पहचान बचती है और ना ही उनकी कोई परंपरा बचती है। तो निश्चित तौर पे वो खत्म हो जाएँगे, उनकी कोई पहचान नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता साथियों कि जो हमारी भारतीय सरकार है, जो वहाँ के जो संख्या आदिवासियों की जितनी बड़ी संख्या भी वहाँ पर रहती है, उसो उसको एक देश का हिस्सा मानती है, कि वो हमारे देश के वासी हैं। अगर वो इस तरह से मानती कि इनका, वो हमारे देश के वासी हैं और इस देश पर और यहाँ की प्राकृतिक स्रोत संसाधनों पर इन लोगों का भी अधिकार है, तो इन अधिकारों से और इन संसाधनों से वहाँ के आदिवासियों को सरकार वंचित नहीं रखती। तो साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल आज के समय में खड़ा हो जाता है कि आखिर सरकारें जो हैं, क्या वो सिर्फ कंपनियों के। अच्छा, एक बात और मेरे बात ध्यान में आ गई कि जिस कंपनी को वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो किन की कंपनी है और किस प्रकार के व्यक्ति, कौन प्रकार के लोग हैं? देखिए वहाँ पे जो 23 साइट्स मिले हैं हम्म, कोयला के, तो उसमें पहले साइट पे काम हो रहा है, हम्म, ठीक है? और उस कोयले का निकालने का जो अधिग्रहण का जो काम मिला है उसको, कोयला निकालने का जो ठेका मिला है, वो अडानी ग्रुप को मिला है। हम्म, उनकी एक कंपनी है, उनको मिला है। हम्म, और उसी के तहत स्टेप बाय स्टेप वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है। अभी तक 52 हेक्टेयर के से ऊपर मतलब ये तो सरकार बता रही है हम्म, कि भई 52 हेक्टेयर का हमने सफाई किया केवल अभी। हम्म, लेकिन हो तो उससे ज़्यादा गया होगा। हम्म, तभी जाकर के 30,000 प्लस पेड़ वहाँ पे कट चुके हैं, हम्म, ठीक है? तो ये है। दूसरी बात, ये व्यापारी लोग हैं, हम्म, जिनको ये दिया गया है, तो व्यापारी का सीधा-सा मकसद होता है लाभ। हम्म, उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप उसमें क्या चीज़ किसी की संस्कृति खराब हो रही है, किसी की सभ्यता खराब हो रही है, किसी की पहचान मिट रही है, किसी का आय का सोर्स खत्म हो रहा है, पर्यावरण पे क्या असर पड़े, उससे कोई मतलब नहीं होता। उनको सीधा एक मतलब, व्यापार का मतलब होता है सीधा शुद्ध लाभ। हम्म, जहाँ लाभ होगा, लाभ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको इससे मतलब नहीं है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार का जो है जो टूल्स है और पूरे समाज का जो विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम्म, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो जो एरिया है वो 5th शेड्यूल में आता है। हम्म, फॉरेस्ट से रिलेटेड आप आर्टिकल 244 देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10वां में जो पार्ट 10 है उसमें इसका उल्लेख है। तो उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि भाई ये जो एरिया है वो 5th शेड्यूल में है। उनको स्पेशल राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और वो मतलब कि इंटरफेरेंस वाला एरिया है कि आप उसमें ऐसे नहीं आप जा सकते। उससे जाने से पहले प्रॉपर परमिशन होना चाहिए। इसके बावजूद भी सरकार वहाँ पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट देकर के काम करवा रही है, तो समझ में नहीं आता क्या है। जबकि पूरे देश में जितने कोयला का उत्पादन है उसमें 21% छत्तीसगढ़ पहले से योगदान दे रहा है। अगर पूरा छत्तीसगढ़ को आप कोल साइट ही बना दोगे, खनन का साइट बना दोगे, तो फिर वहाँ की संस्कृति, परंपरा और जो विरासत है वो तो खत्म हो जाएगी। चारों तरफ गड्ढे, चारों तरफ डेवलपमेंट साइट, यही सारी चीजें देखेंगी।
दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो हसदेव अरण्य है, वो 2 बड़े वन हैं, वन क्षेत्र हैं, उसमें रहने वाले जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनका कॉरिडोर का काम करता है। कॉरिडोर का मतलब ये हो गया कि 2 जगहों के बीच में एक आने-जाने का रास्ता। तो ये कॉरिडोर का काम करता है, एलिफेंट कॉरिडोर का। एलिफेंट आती-जाती हैं, उसमें जो अन्य जंगली जीव हैं, जो पक्षी हैं, वो आते-जाते हैं इस वन से उस वन। अगर आप उसे खत्म कर दोगे, तो उनका रास्ता नहीं बचेगा। तो इससे ये होगा कि वहाँ के जो लोग रहेंगे, वहाँ के जो अ, वासी हैं, वहाँ के जो बस्तियाँ हैं, उनके बीच में और जानवरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि लगभग पर ईयर 60 लोग एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से मर रहे हैं वहाँ पे। जानवरों के द्वारा उनसे उनके फसल नुकसान हो रहे हैं, तो उसका कौन भरपाई करेगा? दूसरी चीज़ मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पे एक डैम है हसदेव बांगो डैम करके, जो हसदेव रिवर पे बनती है। वो जो महानदी है, उसकी सहायक नदी है। तो उसपे एक डैम बना हुआ है और ज़ाहिर-सी बात है, उसका जो कैचमेंट एरिया है, वही हसदेव फॉरेस्ट है। अगर उसको आप खत्म कर दोगे, तो फ्लड का, बाढ़ की समस्या होगी। पूरा उसका संरक्षण नहीं हो पाएगा और वो बांध जो है लगभग 6 लाख हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन को, एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट करता है। तो उसकी अगर जो है सिचुएशन अगर खराब होती है, उसकी बैलेंस खराब होता है, तो वो एग्रीकल्चर 6 लाख स्क्वायर एकड़ जो है, उसका भी इरिगेशन का पैटर्न खराब होगा। क्योंकि ये पेडी जो लैंड है, ये जो छत्तीसगढ़ का है, इसमें चावल का अच्छा उत्पादक है, वहाँ चावल ज़्यादा कंज़्यूम किया जाता है, उत्पादन अच्छा होता है, वहाँ के लोगों के ज़रूरत के हिसाब से। तो अगर उनको पेडी क्रॉप को अगर आप जो है सही से पानी नहीं उपलब्ध करा पाएँगे, तो वो नुकसानदायक हो जाएगा। तो एक चीज़ के लिए हम सारी पूरी व्यवस्थाओं को, पूरे एनवायरनमेंट को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या क्लाइमेट से रिलेटेड हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए और इसका अल्टरनेट एक डैम है, उसको स्टेप दूसरा डैम भी बनाया जा सकता है। हम लोग जब इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे, तो आप एक चीज़ के बारे में कई सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं। सोलर पैनल का वो कुछ चीज़ें उपयोग करते हैं। अब वैसे भी राजस्थान के लिए राजस्थान में वैसे भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला एरिया है। तो वहाँ और भी दूसरे अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी तलाशी जा सकती है और उस वन को हम बचा सकते हैं और जो हमारे पास उत्पादन है, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जितना हमारे पास कोयला उत्पादन है, उतना हम अभी कंज़्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले हमें उसकी तो व्यवस्था कर लें। और भी साइट है, पहले उसको हम देख लें। जब हमारे पास कोई ऐसा ना हो कि भाई अल्टीमेट हमारे पास कोई सोर्स नहीं बचा, ये नहीं तो कुछ नहीं, तब की बात अलग है, फिर उसकी एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका ये जल, जंगल, ज़मीन जो है, वो बचना चाहिए और इसको लेकर के हमारे एक किसान बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी इसके बारे में बोला है कि वो लोग सही कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और पूरा देश, पूरा किसान परिवार, पूरा जो है मज़दूर परिवार और पूरी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उन सब के साथ हैं, तो वो प्रोटेस्ट करें। निश्चित तौर पे उनको जीत मिलेगी, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। साथियों देखो, सर्वज्ञ मौर्य जी ने बहुत ही अच्छी एवं संवेदनशील बातें यहाँ पर रखी और अंत में सवाल जनता के सामने खड़ा हो जाता है कि क्या वास्तव में देश में लोकतंत्र बचा है? क्योंकि लोकतंत्र जो अंतिम व्यक्ति देश का है, जनता का जो अंतिम व्यक्ति है जनता के अंदर में, उसके भी हक और अधिकारों का संरक्षण करता है। अभी सर्वज्ञ जी ने बताया कि संवैधानिक अधिकार है उनको, वहां पर उनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने जंगल, जल और जमीन को, उनका पूरा अधिकार है उन पर, लेकिन उसकी अवहेलना करी जा रही है, उसका हनन किया जा रहा है। तो एक देश का नागरिक होने के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बन जाता है कि जहां पर हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक हक और अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, वहां पर हमें एक साथ, एकजुटता के साथ में खड़ा हो जाना चाहिए। तो इस चर्चा को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प चर्चा रही और सारे देश को जागरूक हो जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।